कौन सा झोंका बुझा देगा किसे मालूम है, जिंदगी शम्म रोशन है हवा के सामने। दोस्तों, जिंदगी से ज्यादा अजीम, अजीज और हबीब शायद इस दुनिया में कोई नहीं। शायद इसीलिए हम जिंदगी के चिराग को महफूज करके रखते हैं, जिंदगी की राहों को मंजिल करके रखते हैं, जिंदगी की मौजों को साहिल करके रखते हैं, जिंदगी के ख्वाबों को संभाल के रखते हैं, जिंदगी के नज़ारों को सजा के रखते हैं। मगर फिर भी इस अजीम तरीन शय को हम गलती से, गफलत से, बेवकूफ़ी से, कमअक्ली से कुछ ऐसे लोगों के हाथों सुपुर्द कर देते हैं जिन्हें ज़िंदगी के मानी पता नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी से मुलाकात नहीं की, जिन्हें ज़िंदगी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं। वो तो जानते हैं सिर्फ दर्द को, तकलीफ को, मौत को। जिस्म और जान की दीवार गिरा देते हैं, ये नीम हकीम दर्द की ऐसी दवा देते हैं। ना अहलियत, ना तजुर्बा, ना हकीमी की सनद, फिर भी हम लोग इन्हें नब्ज थमा देते हैं। इनसे सस्ता कहाँ होता है मरीजों का इलाज, ये तो सस्ते में ही सांसों को मिटा देते हैं। नासमझ लोगों को मिलती है यूं गफलत की सजा, दवा के नाम पर ये जहर पिला देते हैं। दवा के नाम पर ये जहर पिला देते हैं। दवा के नाम पर ये जहर पिला देते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच कुछ ऐसी जिंदगियां मौजूद हैं जिन्हें दवा के नाम पर जहर मिला, जिन्हें इलाज के नाम पर बीमारियां मिली, जिन्हें मरहम के नाम पर जख्म मिले। आइए एक ऐसी जिंदगी नंदलाल साहब से मुलाकात करें और उनके दर्द में, दुख में, तकलीफों में शामिल होने की कोशिश करें। नंदलाल जी जी सर, क्या हुआ था आपके साथ? हम एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो काम करते करते कुछ ये घुटने के नीचे ये मांसपेशी है ना, इसमें हल्का हल्का सा थकावट जैसा हमें महसूस हो गया। 15-20 रोज के बाद हमें फीवर जैसा हो गया सर। ये दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ते गया ये दर्द, बढ़ते 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 पूरा यहाँ तक ये पकड़ लिया सर। लोग बोलने लगे कि ये सटिका है, जाकर करके सटिका का इलाज कीजिए। उत्तर प्रदेश मऊ में चले गए। मऊ में गए तो एक हकीम थे, वहाँ गए तो वहाँ हमें ऑपरेशन वगैरह किए। खड़ा करके यहाँ से ब्लड निकाले, ऑपरेशन किए। कैसे ऑपरेशन किया? आपको खड़ा करके खून निकाला? आप सीधा हमें यूँ खड़ा करा दिए, दरवाज़ा पकड़ा दिए ऊपर से। अब यहाँ से दोनों पैर से ब्लड निकाले। ब्लड निकाल करके पूरा उसको निचोड़ निचोड़ कर करके ब्लड निकाले। करने लगे कि ये बेटा तुम्हें सटिका है, ये देखो काला ब्लड आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब हमें होश थोड़ी है, वो तो दर्द से हम व्याकुल हैं, तो इसी तरह से जिंदा शरीर में वो चिढ़ रहे हैं। हमें प्राण ऐसे ही छूट रहा था सर। 3-4 माह तक वहाँ का भी दवा खाए सर, वहाँ के भी दवा का कोई लिप मिला नहीं। फिर बनारस में आकर करके एक हरिहर प्रसाद वैद्य हैं, वहाँ कराए। वहाँ वो तो इतना कर दिए कि बिल्कुल चौकी था, चौकी पर लेटा कर करके चप्पे चप्पे रबड़ से बांध दिया करते थे। पूरे पूरे नस बाहर आ जाता था और वो हर जगह से चिड़ चिड़ कर करके ब्लड निकालते थे सर। तकरीबन कितने नीम हकीमों के चक्कर में आप फंस चुके हैं अब तक? बहुत सारे यहाँ तो कि सर एकदम हम बिक गए। ये सारी जो फाइल है सर, सब उन्हीं लोगों की ये फाइल है। अब क्या हालात हैं? आप दोनों पाँव से ठीक से चल नहीं सकते? जी नहीं सर, अब तो दिन प्रतिदिन अब यहाँ तक ये हो गया कि जोड़ जोड़ पे ये सब बंद हो गया, फंक्शन करना बंद कर दिया सर। जब मोड़ देते हैं तो सीधा नहीं होता है, जब सीधा हो जाता है तो मोड़ता नहीं है। सब कुछ खो दिया आपने, अपनी दौलत, अपनी सब कुछ सर एकदम। यहाँ तक आज की पोजीशन में यहाँ तक भी आ गए सर कि बाल बच्चा भी सब छोड़ कर करके हमसे दूर हो गए सर। बिल्कुल आज की स्थिति में अकेला पड़े हुए हैं इस दुनिया में सर। लेकिन आज की पोजीशन देख कर करके अब जीने को दिल न करता है सर। आपकी पत्नी ने क्यों छोड़ दिया आपको? इस हालात को देख कर करके सर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची है सर। दोनों बच्चियां उनके साथ चली गई? जी सर, अभी एक 6 साल की बच्ची थी, एक 2.5 साल की बच्ची है सर। कैसे रोजी रोटी कमा रहे हैं आप? अब तो ये भी नहीं कि हम कहीं किसी रोजी रोजगार मिले तो वहाँ हम कर पाए, उस तरह की कोई रास्ता भी हमें न मिल रही है सर कि उस रास्ते को हम पकड़ें। दस्तक के जानिब से जितनी भी आपकी मदद कर सकते हैं जरूर करेंगे नंदलाल जी, हौसला रखिए। हाँ सर, ना होगा तो लेकिन अब जिंदा न रहेंगे सर। अब हमारे बस से बाहर की बात हो गई सर। अब दिल न करता है, एक पल भी दिल न कर रहा है कि इस धरती पर हम रह कर करके इस दुनिया को देखें। दुनिया को देख रहे हैं तो अब ये बर्दाश्त न हो रही है सर। एक और मौका दीजिए खुद को, हमें, हम सबको, कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। एक मौका और दीजिए। अच्छा सर, तो आप इन लोग की छाया में आकर कर करके सोच रहे हैं कि अपने जीवन को किसी तरह
पर लगाएं। हर मोड़ पर मिल जाते हैं हम दर्द हजारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। दोस्तों, हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, हर गली में, शहर की हर सड़क पर तकरीबन हर जगह इन नकली डॉक्टरों का शुमार है, उनकी दुकानें हैं, उनके जुआ घर हैं। फिर भी हम इनके पास चले जाते हैं, इनके सामने फरियाद करते हैं, इन्हें अपनी बीमारी बताते हैं और ये समझते हैं कि ये हमें ठीक कर देंगे। दोस्तों, हमारे बीच एंटी क्वैकरी सेल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल बंसल भी मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें, कुछ बातचीत करें। डॉक्टर साहब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मरीजों को इन नीम हकीमों से और झूठे डॉक्टरों से और झूठे वैद्यों से बचाने के लिए क्या कर रही है? हम पिछले कई सालों से नीम हकीम और नकली डॉक्टरों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और पब्लिक और सरकार को आगाह करते रहे हैं इनके ख़तरों से। जितने क्वालिफाइड डॉक्टर आज की तारीख में हैं, उससे कहीं दुगनी तादाद में ये नकली डॉक्टर्स जगह जगह अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। और जो शुरुआत में, जबकि बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, अगर बीमारी को सही ढंग से पकड़ के इलाज किया जाए, वो प्रेशियस टाइम इन लोगों के पास ख़त्म हो जाता है और जब मर्ज बढ़ जाता है या बिगड़ जाता है तो वो लोग परेशान होते हैं। डॉक्टर साहब, पूरे हिंदुस्तान में जो ऐसे नकली डॉक्टर हैं, इनके कुछ आंकड़े मौजूद हैं? पूरे हिंदुस्तान में क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं MBBS करीब 1.25 लाख के करीब हैं और झूठे डॉक्टर जो नकली हैं वो इनसे करीब दुगने होंगे, 2.5 लाख 3 लाख 2.5-3 लाख के करीब करीब। हैं। आपके इस आंदोलन के बाद कुछ क्वैकरी कम भी हुई क्या? हमारे इस मूवमेंट के बाद जो चीज़ आनी चाहिए थी वो कुछ नहीं हो पा रही, क्योंकि हमको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सरकार की तरफ से हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके अंदर एक नकली डॉक्टर को बहुत मामूली सी सज़ा है। क्या सज़ा है? उसको केस बुक करने के बाद अगर ये साबित हो जाता है कि वो नकली है तो या तो 250 से 500 रुपये तक का जुर्माना है और कुछ दिन की सज़ा हो सकती है, बस। वो भी लंबा केस चलने के बाद। इतनी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद, तबाह करने के बाद, ख़त्म करने के बाद सिर्फ चंद रुपयों का जुर्माना है, कुछ दिन की सज़ा है। क्या ये लानत की बात नहीं हमारे लिए? बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत आश्चर्य की बात है कि जब एक मंत्री जैसे कुमार मंगलम जी अपोलो में दाखिल हुए और उनके टेस्ट में एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेस्ट बोन मैरो स्टडीज़ जब नहीं की गई और उनको कहा गया कि इनके इलाज में लापरवाही हुई और सारा देश चिल्लाया, इस तरह की हज़ारों जिंदगियां जो बोल नहीं पा रही हैं, जिनके की ज़िंदगी के साथ रोज़ खिलवाड़ हो रहा है, उनके लिए कोई नहीं बोल रहा। अखबारों में रोज़ खबर आ रही है कि आज नकली डॉक्टर के इलाज से ये मर गया। कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी कि जमुना पार एक टिक्की वाला बंदा बैठा हुआ है और वो दिन में टिक्की बेचता है और रात को वो लोगों का इलाज कर रहा है। इसी तरह एक DTC का कंडक्टर है जो सुबह DTC में कंडक्टरी करता है, शाम को किसी फेक नाम से क्लिनिक चलाता है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले उत्तम नगर में एक मिस्टर बलवंत अरोड़ा थे जो ऑफिशियली अखबार में ऐड दिया करते थे और उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर AK वालिया के नाम से 500 रुपये में एक RMP की डिग्री बना के दे दी। लेकिन जब उसके छापा मारा गया तो उसने कहा कि मैं दिल्ली में करीब पिछले 4 साल में 40,000 लोगों को डिग्री दे चुका हूँ और आजकल MD का तो बहुत ही फैशन हो गया। वो जो नीलोफर नाम की डॉक्टर थी जिन्होंने अपने नाम के नीचे MD लिखा हुआ था, जब पकड़ी गई तो उन्होंने कहा मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ था। इवन अगर आज मैं भी डॉक्टर हूँ और मेरे सामने कोई डिग्री लेके आ जाएगा तो मैं भी नहीं पता लगा सकता। इसका एक तरीका होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जैसे है, अगर वो जितने भी क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं सबकी डिग्री चेक करे। जितने भी डॉक्टर्स क्वालिफाइड होंगे वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से हैं तो पता लगा कि इंस्टीट्यूशन से थे, और जो इंस्टीट्यूशन से नहीं है उनको पकड़ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। थैंक यू डॉक्टर। दोस्तों, अब अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पे दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए मुलाकात करें एक ऐसी जिंदगी से जिन्हें झूठे, मक्कार, नकली, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने की बहुत बड़ी सज़ा मिली है। इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि उनकी उजली ज़िंदगी अंधेरी हो गई है। आइए राम बाबू साहब से मुलाकात करें और इनकी अंधेरी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करें। राम बाबू साहब, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ सर 4-5 साल पहले मेरी एक ही आंख दुखनी आई थी,
तो मैं अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को दवाई लिख के दे दी डालने की और कुछ अपने पास से डाल दी। दवाई डालने के बाद में सर मेरी आँख जो थी एकदम काफ़ी जलन मचने लगी, इसमें तो जख्म हो गया इसके अंदर। तो मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी तो आँख में ज़्यादा हुआ है। तो उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर के पास लिख दिया, तो उसने कहा कि ये दवाई से रिएक्शन किया है। तो उन्होंने डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, तो ये जख्म बढ़ता चला गया। मैं काफ़ी जगह इसको दिखाया, तो अब मेरे को डॉक्टर बोलते हैं कि ये आँख की पुतली बदली जाएगी जी। तो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है मैंने 2-3 साल हो गए, तो मेरा अभी तक नंबर नहीं आया। आपने लौट कर उस नीम हकीम के जाने की कोशिश की? मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो मेरी तो ये आँख ख़राब हो गई आपसे। वो बोलता है मैंने कोई जान के तो करी नहीं है। जान के ही तो की, जब उनको मालूम ही नहीं कि उन्हें क्या दवाई डालनी है, क्या करना है, वो झूठे डॉक्टर हैं, तो आपको तो उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। क्या नाम था उस डॉक्टर का आपके मोहल्ले में जिसने दुकान नाम तो मेरे ध्यान नहीं है सर। आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपको नाम याद नहीं? हम सर आप बताना नहीं चाहते? जी, क्यों नहीं बताना चाहते? मेरे घर वाले ऐतराज़ करेंगे इस वजह से। घर वाले इस बात का एतराज़ नहीं कर रहे कि आपकी एक आंख चली गई, आप एक आंख से अंधे हो गए? वो तो डॉक्टर के ये कहते कि इन्होंने जान के तो करी नहीं खराब। आपका दिल क्या कहता है? दिल तो कहता है कि ऐसे डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए। कोई डिग्री है उस डॉक्टर के पास? ये तो नहीं मालूम सर कि डिग्री है या नहीं है, ये तो गवर्नमेंट पता करेगी उसके पास है या नहीं। जब तक आप नाम नहीं बताएंगे गवर्नमेंट कैसे पता करेगी? हम तो अनपढ़ आदमी हैं एक तरह से, जैसे दुकान खोली है चाह के ले ली दवाई, तो गवर्नमेंट अगर इनको डिग्री ना दे, इनकी दुकानों को पकड़ के रखे, तो ये तो फिर बीमारी नहीं हो आदमी। ये बच्ची को भी दिखाया आपने ऐसे किसी नीम हकीम के पास? जी, तो ये बच्ची की दवाई जो करी थी, दवाइयाँ खाई है, पहले अच्छी वाली चलती थी, उसके बाद में पैरों से इससे कम चला जाता है, उठने बैठने में परेशानी होती है। किस डॉक्टर को दिखाया, क्या नाम है उनका? तो जी डॉक्टर का नाम तो नहीं है, दवाइयाँ इसको दवाई थी, जब बुखार हो गया था, फिर हॉस्पिटल में भी लेके गया, मैं एडमिट कराया था इसको सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन शुरू में आप किसी नीम हकीम के चले गए? जी, जब आप एक बार परेशानी से गुजर चुके हैं तो आपने बच्ची को क्यों किसी नीम हकीम के हवाले कर दिया, क्यों नहीं सोचा? बाद में फिर हम वहाँ लेके गए हॉस्पिटल। मेरे ख्याल से राम बाबूजी जुर्माना आप पर लगना चाहिए। पहले आपने अपनी आंख खराब की, अब बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। अब तो जी आगे से सिर्फ क्या है, किसी जाना हो, कोई भी आदमी बीमार हो, सीधा सरकारी हॉस्पिटल में जाए या कोई डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाए। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मगर दोस्तों इन पर अफसोस भी आता है, बुरा भी लगता है और हंसी भी आती है कि जब ये खुद नकली डॉक्टरों और नीम हकीमों के चक्कर में एक आंख खो चुके हैं तो फिर अपनी बच्ची को वहाँ उन दरिंदों के पास क्यों लेके जा रहे हैं। दोस्तों हमारे बीच किरण वालिया साहिबा भी मौजूद हैं, एमएलए हैं, एक्टिविस्ट हैं, ज़हीन हैं, प्रोफेसर हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और कुछ बातचीत करें। किरण जी, सरकार जो है हमारी वो इन नकली डॉक्टरों के, नीम हकीमों के खिलाफ क्या कदम उठा रही? विपिन जी, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास भी बहुत से किस्से आते हैं और आज एक विस्तार में इतने दर्दनाक किस्से सुनकर तो आज बिल्कुल ही मन कर रहा है कि इसको बहुत बड़े ढंग से इसको उठाना होगा इसको। और आपको मालूम है कि मई के महीने में ईयर 2000 ये जो सेल है एंटी क्वैकरी सेल, इसको एक्टिवेट किया गया है और जो स्वास्थ्य निर्देशालय है उसके अधीन ये कार्य कर रहा है। मेरी इसके बारे में मुख्यमंत्री से बात भी हुई है, खुद ही बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं इस बारे में और बहुत जल्द इसके ऊपर एक कानून बनाया जाएगा। आप क्वैकरी के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठा चुकी हैं, आंदोलन कर चुकी हैं, कैसे आपको ख्याल आया? इतनी दुख की बात है कि हमारे देश में कोई भी जीवन का मूल्य नहीं है। ये सब जो कई बार पढ़ते हैं अखबार में कि एक ऑपरेशन टेबल पर ही या माँ की मृत्यु हो गई या बच्चे की मृत्यु हो गई और हम इतनी आसानी से अखबार पढ़कर बंद कर देते हैं
और हम ये नहीं सोचते कि कहीं आग लगी है तो मेरे भी पल्लू में कहीं छोटा सा कोना जला है उसका। तो मैं बहुत प्रसन्न हुई कि कुछ लोगों ने इस मुद्दे को इतने बड़े ढंग से उभारा है, तो उसमें जो भी मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन हो सकता था, मैं उनके जो भी आंदोलन हुए वहाँ जाने की कोशिश की, उसमें भाग लिया और मैंने यकीन दिलाया है कि इसको सरकार में हम इसको पूरे ढंग से उठाएंगे और इसके ऊपर कानून ज़रूर पास करेंगे। अच्छा किरण साहिबा, जो मरीज बेचारे उनकी बेवकूफ़ी का शिकार हैं, उनकी बदनीयती का शिकार हैं, इनके लिए क्या सोचा है सरकार? विपिन जी, इनके लिए रिहैबिलिटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है और जो भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है और एक जागरूकता फैलाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कानून कितना भी बना दीजिए, मगर जो एक पब्लिक अवेयरनेस है वो उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। स्कूलों में, कॉलेजों में, समाचार पत्रों के ज़रिए, NGOs के ज़रिए, कि जहाँ तक हो सके हॉस्पिटल्स में जाया जाए। इसमें जनता बिल्कुल बेकसूर है। अगर हम कहें कि आप क्यों गए ऐसे डॉक्टर के पास, मैं खुद भी जा सकती हूँ, हमें क्या मालूम कि किसकी क्या डिग्री है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि खुद भी ये पहचान नहीं सकते हैं कि कौन असली है और कौन नकली है। एग्जैक्टली तो जो मैंने उसका प्रारूप देखा है, जो इस समय एक जो ड्राफ्ट बिल है जो पास नहीं हुआ था, तो उसमें सज़ा है जो आखिर से आखिर बिंदु है वो 10 लाख की है। उसमें सज़ा की 3 साल तक की कैद है अगर कोई इंस्टीट्यूशन फ्रॉड कर रही है। अगर कोई अकेला इंडिविजुअल कर रहा है तो फिर भी सज़ा कम है। मैं तो सोचती हूँ कि सीधी धारा 302 का आरोप लगना चाहिए। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट ऑफ मर्डर। यू कैन नॉट से दैट वाई ओनली 3000 रुपीज़। तो मैं सोचती हूँ कि उसमें और ज़्यादा उसमें सख्ती लाने की ज़रूरत है, सिर्फ उसी ढंग से उसको पास कर देने की ज़रूरत नहीं, गलत होगी। और मैं सोचता हूँ कि आप दुरुस्त सोचती। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आइए एक ऐसी लड़खड़ाती ज़िंदगी से मुलाकात करें जिनकी ज़िंदगी को एक नीम हकीम ने तकरीबन ख़त्म कर दिया था, बुझा दिया था। आइए मुलाकात करें संजीव साहब से। संजीव साहब, क्या हुआ आपके साथ, क्यों इतने परेशान हैं आप? मेरे को बुखार हुआ एक बार। हमने सोचा सीजन का जो बुखार होता है उस तरह का है, थोड़े दिन में चला जाएगा। मैं अपने इलाके के डॉक्टर के पास चला गया। उसने कहा हो सकता है कि ये पी लिया हो। फिर उसने वो पी लिए की दवाई देना शुरू कर दिया, लेकिन बुखार जो था नहीं टूट रहा था, 102 तक चला जाता था। उसने कुछ टेस्ट करवाए, कह रहा हो सकता है टीबी हो। टेस्ट में देखा कि टीबी तो नहीं है, कहता चलो इसकी दवाई आप ले लो। फिर उसने वो टीबी की दवाइयाँ शुरू कर दी। उन्हें पक्का विश्वास नहीं था कि ट्यूबरक्लोसिस है, या लेकिन उन्होंने कहा दवाई ले लीजिए आप। हाँ, हो सकता है वो बुखार इसी कारण ना टूट रहा हो। फिर काफ़ी सीरियस हो गए एक दिन में, तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। कौन थे ये डॉक्टर साहब? ये हमारे इलाके के ही डॉक्टर हैं, केडी भारद्वाज हैं। फिर हम एम्स चले गए, ऑल इंडिया मेडिकल। फिर वहाँ पे उन्होंने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए। फिर उन्होंने बोला इसकी तो दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई हैं। आपकी दोनों किडनियां खराब हो गई? हाँ जी। और आपको टीवी नहीं था, फिर आपने टीवी की दवाइयाँ क्यों खिलाई? फिर अब उधर मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई। मेरे मदर डोनर थे, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है किडनी। अब एक किडनी पर जिंदा है? जी और आपकी अम्मी की भी एक ही किडनी रही? जी। छोटी सी भूल की बहुत बड़ी सजा आपने भुगती? बहुत, अभी तक भुगत रहे हैं। भुगतना ही बोलेंगे, घर में इतने पैसे नहीं है कि हर महीने 8-10 हज़ार रुपये की दवाई ले सकें। जो पैसे थे वो सारे मेरे इलाज पे लग गए। उस वक्त ऐसा लगता है कि इससे तो ख़त्म हो गए होते तो ठीक था। इस बार बार के मरने से एक बार मर जाना अच्छा है। कितने बरस के हैं आप? मेरी उम्र 23 साल हो जाएगी अब। क्या सोचते हैं आगे के लिए, क्या सोचा है आपने? आगे के लिए सोचने लायक अब कुछ रहा ही नहीं है मेरे पास। क्या बताना चाहते हैं और लोगों को? ये तो डॉक्टरी नाम के पेशे पे कलंक है। ये नीम हकीम जितने भी हैं ये सारे, इनको तो होना ही नहीं चाहिए एक तरह से, क्योंकि ये अपने एक दुकान सी है इनके लिए। तो इनके पास तो भूल के भी मर जाएं, ये तो जिंदगियां बर्बाद करते हैं, जिंदगी देते नहीं है ये। दोस्तों, जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि जब कोई ज़िंदगी एक गलत कदम उठा लेती है तो उसकी गलती का भुगतान उसके साथ उसके पूरे ख़ानदान को करना पड़ता है।
अफसोस की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद मौत की दुकानें, जिंदगी के जुआघर और नकली डॉक्टरों के कब्रिस्तान बंद नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, फना नहीं हुए हैं। दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हैं धनंजय साहब, हिंदुस्तान अखबार में स्पेशल रिपोर्टर हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। धनंजय साहब, कलम में तो बहुत ताकत होती है, बहुत दम होता है, बहुत जोर होता है, फिर आप लोग क्वैकरी के खिलाफ, इन नीम हकीमों के खिलाफ, इन झूठे डॉक्टरों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं लिखते हैं? ये अखबारों में ही यह लड़ाई लड़ी जा रही है। दरअसल बंसल साहब ने कहा कि सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये जो गिरोह है, इसमें राजनीति भी है, इसमें पुलिस भी है, और कहीं ऐसा ना हो कि झुग्गी झोपड़ियों की तरह इन्हें भी लीगलाइज करना पड़े। और ये बात चली भी थी। कुछ नेता जो इनके पक्ष में है वो कहते हैं कि इतने दिनों से कमा खा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे, इसलिए उनको या तो रिहेबिलिटेट किया जाए या कुछ थोड़ा बहुत इलाज करने की उन्हें छूट दी जाए। एंटी क्वैकरी बिल के बारे में मैडम ने बताया कि ये शीला दीक्षित जी से बात करेंगी और होगा। अगर शीला दीक्षित जी की सरकार ने ऐसा किया तो मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि यह बिल पूर्व में जो हर्षवर्धन जी थे स्वास्थ्य मंत्री, उनके पास ये बिल एकदम अंतिम क्षण में रुका। क्यों रुका, इसकी क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हास्यास्पद यह है कि उस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वालिया साहब, उनके घर पर धरना देना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख्याल? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मतलब ये नेक्सस जो है ना, ये पॉलिटिशियन का, पुलिस का, तो ये नेक्सस जहाँ भी होता है ना तो क्राइम रुकता नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं वो मीडिया में भी आता है, वो टीवी में भी आता है, लेकिन ज़मीन पर कुछ होता नहीं। अंतिम समय में जब बिल पास होने वाला था तो किसी बड़े नेता ने बुला के कहा कि बिल पास नहीं होना चाहिए और रुक गया। कि जो हाई कमान था उसने कह दिया कि नो, इससे तो अभी इलेक्शन चुनाव होने वाला है, हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा, इसलिए बंद करो ये सब, और वो रुक गया। ये पक्की खबर है? पक्की खबर है हमारी, छपी भी थी ये खबर। फिर भी आप दिल पे हाथ रखकर ये धनंजय साहब कह सकते हैं कि जितना शोर शराबा, चीख पुकार प्रेस वालों को मचानी चाहिए, उतनी मचाते नहीं हैं। प्रेस वालों का लिमिटेशन आपसे बेहतर कौन जानता है। प्रेस में दुनिया में कई समस्याएं हैं, सबको जगह चाहिए, लेकिन बंसल साहब बताएंगे, एंटी क्वैकरी के जो अध्यक्ष हैं, कि प्रेस ने कितना छापा, और वो रूफ टॉप से ये कहते रहते हैं कि प्रेस ने तो बहुत छापा और छापना चाहिए। आप कितने छापने पर जोर दे रहे हैं, मैं कितना नहीं छापने पर लड़ रहा हूँ, फर्क कितना ही आप में और मुझ में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते हैं, कहते हो हाल अच्छा है। दोस्तों, जब ख्वाब सो जाते हैं तो इंसान सो जाता है, जब इंसान सो जाता है तो एहसास सो जाते हैं, जब एहसास सो जाते हैं तो जज्बात सो जाते हैं, जब जज्बात सो जाते हैं तो हिम्मत सो जाती है, जब हिम्मत सो जाती है तो हालात सो जाते हैं, जब हालात सो जाते हैं तो समाज सो जाती है, और जब समाज सो जाती है तो देश सो जाता है, देश की आवाज़ सो जाती है, देश की अजमत सो जाती है, देश की आबरू सो जाती है। और ऐसे सोते हुए देशों में जन्म लेते हैं मौत के सौदागर, सांसों के खरीदार, ये नकली धोखेबाज नीम हकीम। खुदारा, अब तो जाग जाइए, अब तो संभल जाइए, अब तो समझ जाइए और बच जाइए इन मौत के सौदागरों से। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपने इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।